जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम हेल्पर में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 9 विज्ञान का पहला अध्याय, हमारे आसपास के पदार्थ। अंग्रेजी में इसे कहा जाता है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ये टॉपर रिवीजन नोट्स हैं। इसमें परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु और चित्र दिए गए हैं और आसान भाषा में विज्ञान का पूरा निचोड़ बताया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों को भी शेयर करें और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके हाइप आइकन दबाएं ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। सबसे पहले समझते हैं पदार्थ का भौतिक स्वरूप। अब सवाल आता है, पदार्थ क्या है? विश्व की प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे पदार्थ कहते हैं। यानी हमारे आसपास मौजूद हर चीज़ जैसे पानी, हवा, किताब, लकड़ी, पत्थर, ये सभी पदार्थ से बने होते हैं। पदार्थ की दो मुख्य विशेषताएं होती हैं। पहली, पदार्थ स्थान घेरता है, यानी वह कुछ जगह घेरता है। इस जगह को आयतन कहा जाता है। दूसरी, पदार्थ का अपना द्रव्यमान होता है, यानी पदार्थ का वजन होता है। प्राचीन काल में पदार्थ को पंचतत्व कहा गया। पंचतत्व का मतलब है 5 मूल तत्व। ये 5 तत्व माने जाते थे: वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। अब एक बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग समझते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट, जिसे हम KMnO4 कहते हैं। इस प्रयोग से पता चलता है कि पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। जब KMnO4 का छोटा सा क्रिस्टल पानी में डाला जाता है तो पूरा पानी हल्का बैंगनी हो जाता है। इससे यह सिद्ध होता है कि उस छोटे से क्रिस्टल में लाखों सूक्ष्म कण मौजूद होते हैं। अब समझते हैं पदार्थ की प्रकृति। पदार्थ लकड़ी के टुकड़े की तरह लगातार नहीं होता, बल्कि यह रेत की तरह छोटे छोटे कणों से बना होता है। इन कणों को पदार्थ के कण कहा जाता है। ये कण इतने छोटे होते हैं कि हमारी कल्पना से भी छोटे होते हैं। अब हम समझते हैं पदार्थ के कणों के गुण। भाग 1। सबसे पहला गुण है कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, यानी पदार्थ के कणों के बीच थोड़ी जगह खाली होती है। इसे रिक्त स्थान कहा जाता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जब हम पानी में नमक या चीनी डालते हैं तो वह पूरी तरह घुल जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नमक या चीनी के कण पानी के कणों के बीच के रिक्त स्थान में समावेशित हो जाते हैं। दूसरा गुण, कण निरंतर गतिशील होते हैं, यानी पदार्थ के कण हमेशा चलते रहते हैं। वे कभी भी पूरी तरह स्थिर नहीं रहते। कणों में गतिज ऊर्जा होती है। जब तापमान बढ़ता है तो कणों की गति भी तेज हो जाती है। इसी कारण जब घर में गर्म खाना बनता है तो उसकी महक दूर तक फैल जाती है। अब समझते हैं विसरण। जब दो अलग अलग पदार्थों के कण अपने आप आपस में मिल जाते हैं तो इस प्रक्रिया को विसरण कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे डिफ्यूजन कहते हैं। अब समझते हैं पदार्थ के कणों के गुण। भाग 2। तीसरा गुण, कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी पदार्थ के कणों के बीच एक आकर्षण बल होता है। ये आकर्षण बल कणों को एक साथ जोड़े रखता है, लेकिन हर पदार्थ में ये आकर्षण बल अलग अलग होता है और इस आकर्षण बल को तोड़ने के लिए हमें बल लगाना पड़ता है। अब इसका तुलनात्मक उदाहरण समझते हैं। लोहे की कील। लोहे की कील में कणों के बीच आकर्षण बल सबसे अधिक होता है, इसलिए इसे तोड़ना सबसे कठिन होता है। दूसरा उदाहरण, चौक का टुकड़ा। चौक में आकर्षण बल मध्यम होता है, इसलिए चौक आसानी से टूट जाता है। तीसरा उदाहरण, रबर बैंड। रबर बैंड को खींचने पर उसका आकार बदल जाता है, लेकिन छोड़ने पर वह वापस अपने मूल आकार में आ जाता है। अब समझते हैं ठोस, द्रव और गैस की तुलना। ये तालिका परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। सबसे पहले आकार। ठोस का आकार निश्चित होता है, द्रव का आकार निश्चित नहीं होता। द्रव जिस बर्तन में रखा जाता है उसी का आकार ले लेता है। गैस का आकार भी निश्चित नहीं होता। अब आयतन की बात करें। ठोस का आयतन निश्चित होता है, द्रव का आयतन भी निश्चित होता है, लेकिन गैस का आयतन निश्चित नहीं होता। अब संपीड्यता समझते हैं। ठोस लगभग नहीं दबते, इसलिए ठोस की संपीड्यता नगण्य होती है। द्रव थोड़े बहुत दब सकते हैं, लेकिन गैस को बहुत आसानी से दबाया जा सकता है,
इसलिए गैसों की संपीड्यता सबसे अधिक होती है। इसी कारण सीएनजी और एलपीजी गैस सिलेंडरों में भरकर रखी जाती है। अब समझते हैं कणों के बीच दूरी। ठोस में कणों की दूरी सबसे कम होती है, द्रव में कणों की दूरी मध्यम होती है और गैस में कणों की दूरी बहुत अधिक होती है। अब आकर्षण बल की बात करें। ठोस में आकर्षण बल सबसे अधिक होता है, द्रव में आकर्षण बल ठोस से कम होता है और गैस में आकर्षण बल सबसे कम होता है। अब समझते हैं अवस्थाओं के महत्वपूर्ण अपवाद। पहला उदाहरण रबर बैंड। रबर बैंड एक ठोस है, लेकिन जब हम उस पर बल लगाते हैं तो उसका आकार बदल जाता है और बल हटाने पर वह वापस अपने मूल आकार में आ जाता है। दूसरा उदाहरण स्पंज। स्पंज में बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों में हवा भरी होती है। जब हम स्पंज को दबाते हैं तो हवा बाहर निकल जाती है, इसलिए स्पंज को दबाया जा सकता है। अब समझते हैं द्रवों में विसरण। ठोस, द्रव और गैस तीनों का विसरण द्रवों में हो सकता है। उदाहरण के लिए जलीय जीव पानी में घुली हुई ऑक्सीजन के कारण सांस लेते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि गैसों का विसरण द्रवों और ठोसों की तुलना में सबसे तेज होता है, क्योंकि गैस के कणों के बीच दूरी बहुत अधिक होती है और उनका आकर्षण बल सबसे कम होता है। इस प्रकार हमने इस अध्याय के महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझ लिया। अब हम आगे पढ़ते हैं अध्याय का अगला भाग। 6. तापमान परिवर्तन का प्रभाव, गलन और क्वथन। सबसे पहले समझते हैं गलनांक। गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट। गलनांक वो तापमान होता है जिस तापमान पर कोई ठोस पदार्थ पिघलकर द्रव में बदल जाता है। उदाहरण के लिए बर्फ। जब बर्फ को गर्म किया जाता है तो एक निश्चित तापमान पर वो पिघलकर पानी बन जाती है। बर्फ का गलनांक होता है 273.15 केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस। अब समझते हैं क्वथनांक। क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट। क्वथनांक वो तापमान होता है जिस तापमान पर कोई द्रव उबलना शुरू कर देता है। वायुमंडलीय दाब पर पानी का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन। इस तापमान पर पानी तेजी से भाप में बदलने लगता है। गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट। अब समझते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा जिसे कहते हैं गुप्त ऊष्मा। जब किसी पदार्थ की अवस्था बदलती है, जैसे ठोस से द्रव या द्रव से गैस, तो उस समय दी गई ऊष्मा तापमान नहीं बढ़ाती, क्योंकि वो ऊष्मा कणों के बीच के आकर्षण बल को तोड़ने में लग जाती है और ये ऊर्जा मानो छुप जाती है। इसीलिए इसे गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। इसी कारण 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप के कणों में उबलते पानी की तुलना में अधिक ऊर्जा होती है। 7. दाब का प्रभाव और ऊर्ध्वपातन। अब समझते हैं दाब यानी प्रेशर का प्रभाव। जब दाब बढ़ाया जाता है और तापमान घटाया जाता है तो गैसें द्रव में बदल सकती हैं। उदाहरण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड उच्च दाब पर रखी जाती है, लेकिन जब दाब 1 एटमॉस्फेयर हो जाता है तो ये बिना द्रव बने सीधे गैस में बदल जाती है। इसी कारण ठोस CO2 को शुष्क बर्फ यानी ड्राई आइस कहा जाता है। ऊर्ध्वपातन क्या है? ऊर्ध्वपातन वो प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ ठोस से सीधे गैस में बदल जाता है या गैस से सीधे ठोस में बदल जाता है, बीच में द्रव अवस्था नहीं आती। इसे ही सब्लिमेशन कहते हैं। इसके उदाहरण हैं कपूर, अमोनियम क्लोराइड और नैफ्थलीन। 8. तीनों अवस्थाओं में पदार्थ का रूपांतरण। अब समझते हैं पदार्थ की 3 अवस्थाओं के बीच परिवर्तन। ठोस से द्रव बनने की प्रक्रिया गलन कहलाती है। द्रव से ठोस बनने की प्रक्रिया जमना कहलाती है। द्रव से गैस बनने की प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। गैस से द्रव बनने की प्रक्रिया संघनन कहलाती है और ठोस से सीधे गैस बनने की प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। सार: पदार्थ की अवस्थाएं जैसे ठोस, द्रव और गैस मुख्य रूप से तापमान और दाब द्वारा तय होती हैं। 9. वाष्पीकरण, इवैपोरेशन। वाष्पीकरण वो प्रक्रिया है जिसमें द्रव क्वथनांक से कम तापमान पर धीरे धीरे वाष्प में बदल जाता है। ये एक सतही प्रक्रिया है, यानी केवल सतह के कण वाष्प में बदलते हैं, जबकि उबलना पूरे द्रव में होता है। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले 4 कारक। पहला, सतही क्षेत्रफल। जब सतही क्षेत्रफल बढ़ता है तो वाष्पीकरण तेज हो जाता है, इसीलिए कपड़े फैलाकर सुखाए जाते हैं। दूसरा, तापमान।
जब तापमान बढ़ता है तो कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और वाष्पीकरण तेज हो जाता है। तीसरा, आर्द्रता। आर्द्रता का मतलब है हवा में मौजूद जलवाष्प। यदि आर्द्रता अधिक होती है तो वाष्पीकरण की दर कम हो जाती है। चौथा, वायु की गति। जब हवा तेज चलती है तो वाष्पीकरण तेज हो जाता है। इसी कारण कपड़े हवा में जल्द ही सूख जाते हैं। अब समझते हैं वाष्पीकरण से ठंडक क्यों महसूस होती है। जब वाष्पीकरण होता है तो द्रव के कण अपने आसपास से ऊर्जा लेते हैं। इससे आसपास का तापमान कम हो जाता है और हमें ठंडक महसूस होती है। इसे ही कूलिंग इफेक्ट कहते हैं। दैनिक जीवन के उदाहरण। जब हम नेल पेंट रिमूवर यानी एसीटोन हथेली पर डालते हैं तो ठंडक महसूस होती है, क्योंकि वो जल्दी वाष्पीकृत हो जाता है। गर्मियों में मिट्टी के घड़े का पानी ठंडा रहता है, क्योंकि घड़े के छोटे छिद्रों से धीरे धीरे वाष्पीकरण होता रहता है। गर्मियों में सूती कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि सूती कपड़ा पसीने को सोख लेता है और उसे आसानी से वाष्पीकृत कर देता है, जिससे शरीर ठंडा रहता है। 11. पदार्थ की 2 अन्य अवस्थाएं। अब तक हमने 3 अवस्थाएं पढ़ीं, ठोस, द्रव और गैस। लेकिन पदार्थ की 2 और अवस्थाएं भी होती हैं। चौथी अवस्था, प्लाज्मा। प्लाज्मा अत्यधिक ऊर्जा वाली आयनीकृत गैस होती है। सूर्य और तारों की चमक प्लाज्मा के कारण ही होती है। फ्लोरेसेंट ट्यूब और नियॉन बल्ब के अंदर भी प्लाज्मा बनता है। 5वीं अवस्था, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, इसे BEC भी कहा जाता है। ये अवस्था सत्येंद्रनाथ बोस की गणनाओं और आइंस्टीन की भविष्यवाणी पर आधारित है। जब बहुत कम घनत्व वाली गैस को अत्यंत कम तापमान पर ठंडा किया जाता है तो उसके कण एक साथ मिलकर एक विशेष अवस्था बना लेते हैं। इसे बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं। 12. महत्वपूर्ण राशियां और उनकी SI मात्रक। अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण राशियां और उनकी SI इकाइयां। तापमान की SI इकाई केल्विन, प्रतीक K। आयतन की इकाई घन मीटर, प्रतीक M⁻3। दाब की इकाई पास्कल, प्रतीक PA। द्रव्यमान की इकाई किलोग्राम, प्रतीक kg। भार की इकाई न्यूटन, प्रतीक N। घनत्व की इकाई किलोग्राम प्रति घन मीटर, प्रतीक kg प्रति घन मीटर। सूत्र याद रखें। पहला सूत्र है केल्विन बराबर डिग्री सेल्सियस प्लस 273। दूसरा सूत्र है घनत्व बराबर द्रव्यमान भाग आयतन। इसी के साथ अध्याय हमारे आसपास के पदार्थ समाप्त होता है। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।